Hello to my lovely students. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video of chapter number 4, that is From the Diary of a Young Girl, Anne Frank. मैंने चैप्टर और नॉवल का नाम मिक्स कर दिया है. वैसे इस चैप्टर का नाम है From the Diary of Anne Frank. Okay, now इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एन फ्रैंक अपनी डायरी में अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करने वाली है. सिंपली हम लोग एन का ग्रैटिट्यूड एंड रिमेम्बरेंस देखेंगे, हाउ कनेक्टेड शी वाज टू हर फैमिली, टू हर ग्रैंड मदर, एंड कि उसका किस तरीके का बॉन्ड था अपनी फैमिली के साथ. विल बी केटरिंग टू दैट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. व्हाट इज द लर्निंग आउटकम? सबसे पहली बात, फैमिली वैल्यूज. नथिंग इज अबव फैमिली. हम सबको पता है ये चीज़. इस दुनिया में हमारी फैमिली के अलावा हमें कोई भी साथ या हमारे कोई भी काम नहीं आने वाला. और फैमिली में भी पेरेंट्स एंड आपके जो इमीडिएट सिबलिंग्स होते हैं, और अगर उसमें भी मैं एक्सक्लूसिवली बोलूँ तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बियॉन्ड आपकी लाइफ में कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी अपने मीन्स के बियॉन्ड जाके आपकी हेल्प नहीं करेगा. तो व्हाट आर द फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर जो बच्चों को आगे लेके जाने चाहिए, कैसा बॉन्ड बच्चों का होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, किस तरीके की सोच होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, वो हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में सीखेंगे. एंड एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड, कैसे वी शुड बी थैंकफुल अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ. Look, whatever we have in our life, that particular thing is also the desire for somebody else. जो चीज़ हमारे पास है वो भी शायद किसी की डिज़ायर्स हो सकती है. तो हमेशा हमेशा हमारे को ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए रादर देन बीइंग थैंकलेस. हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, क्रिटिसाइज कभी भी नहीं करना चाहिए. एंड वी आर गोइंग टू लर्न दीज टू वैल्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 4 एंड फ्रैंक. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो, अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि एन ने कहा कि मैं अपनी डायरी को क्या बोलने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू कॉल इट Kitty. I am going to refer it as Kitty because it is not just a diary, but it is very close to my heart. It is my true friend. I am going to pour my heart out on this. Whatever I'm going to feel, whether it is good, bad, if I'm feeling happy, if I'm feeling sad, अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी, कुछ बुरा करूँगी, कोई अचीवमेंट मिलेगी या कोई फेलियर मिलेगा, हर एक प्रपोर्शन, हर एक इमोशन मैं अपना इस डायरी में लिखने वाली हूँ. अब फाइनली उसने अपनी डेली जर्नलिंग शुरू कर दी है. डायरी में उसने वो लिखना शुरू किया है जो वो लिखना चाहती थी. चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि व्हाट शी रोट अबाउट हरसेल्फ एंड अबाउट हर फैमिली. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. Kitty कौन है यहाँ पे बच्चों? The diary. Good. I'd better provide a brief sketch of my life, much as I like doing. So, तो यहाँ पर वो बोल रही है कि अगर मैं एकदम से अपनी डायरी में शुरू कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देती है एन फ्रैंक वाले. इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने आपको ब्रीफ बताया कि एन फ्रैंक कौन थी, क्या फैमिली थी, किस सिनेरियो में उसने ये सब किया. यानी कि आई एक्चुअली ट्राई टू पुट अ सेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एक सेटिंग किया हमने, एक एटमॉस्फेयर सेट किया, और उसके बाद हमने उस चीज़ को पढ़ना शुरू किया, तो उससे अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बेटर आ गई. सेम एन फ्रैंक कह रही है कि अगर मैं डायरेक्टली अपने बारे में लिखने लगूँ, एन नाम लिखूँ, आई लिखूँ, ओचो लिखूँ, एडिथ लिखूँ, मागत लिखूँ, अगर मैं सबके बारे में ऐसे ही लिखती जाऊँ लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं दूँ, तो ये अंडरस्टैंड करना इस डायरी को समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और इस डायरी को एक बहुत पर्सनल टच देने के लिए आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज आई एम द प्रोटैगनिस्ट. इस डायरी का मेन कैरेक्टर कौन रहने वाला था? एन फ्रैंक. तो एन फ्रैंक ने कहा कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट मुझे इंट्रोड्यूस करना खुद को बिल्कुल पसंद नहीं है. ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि एन वॉज एन इंट्रोवर्ट. शी डिडंट लाइक टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ अ लॉट. ये हमने पढ़ा भी है कि उसको अपनी पर्सनल बातें और अपने बारे में बात करना लोगों से बहुत पसंद नहीं था. बट क्योंकि डायरी उसकी एक न्यू फ्रेंड थी और ट्रू फ्रेंड थी, और उसी डायरी को इंट्रोड्यूस करना अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी. और शायद फ्यूचर में अगर कोई उसे एक ट्रू फ्रेंड मिला और वो उसकी डायरी को पढ़ना चाहे, तो उस डायरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने सोचा कि आई मस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई मस्ट इंट्रोड्यूस थिंग्स अराउंड मी, पीपल अराउंड मी, बिकॉज इट विल मेक अदर पीपल और लोगों के लिए आसानी होगी इस डायरी को समझने के लिए. ओके.
My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. देखो लिखने का तरीका देख रहे हो कितना कितना डिफरेंट है, कितना रॉ है, कितना क्रूड है. क्रूड का मतलब है नेगेटिवली नहीं, मतलब बहुत बहुत रॉ है. वो ये भी लिख सकती थी माई फादर हु वाज 36 years old, he married my mother when she was 25 years old. ऐसा लिख सकती थी. बट शी हैड स्किल्स, शी हैड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. तो उसने लिखा माई फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल एंड एमिएबल फादर ऑन दिस अर्थ. जो सबसे प्यारे, सबसे फ्रेंडली फादर है. उन्होंने मेरी मदर से कब शादी की? जब वो 36 साल के हुए. और मेरी मदर उनसे कितनी छोटी थी? 11 साल छोटी थी, यानी कि वो 25 ईयर्स. एडिथ, ओल्ड एडिथ होलैंडर फ्रैंक थी उनकी, उसकी मदर का नाम. उन दोनों ने आपस में शादी की. अडोरेबल का मतलब होता है someone who's very loving, lovable. Okay. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. There are very important details which are given on this particular page. First, she's saying that Otto Frank is being introduced here. Mother Edith Hollander Frank, she is also being introduced. Now she's telling about her sister. कि उसकी एक बड़ी बहन है, उसका नाम है मार्गरेट. एंड वो कहाँ पैदा हुई थी? वो जर्मनी के एक प्रोविंस फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी. कब? ईयर 1926 में. और उसके बाद कौन पैदा हुआ? 12 जून 1929 को हमारी एन फ्रैंक. शी वॉज बोर्न ऑन द सेम उसी कुछ सालों बाद, 3 सालों के बाद हमारी एन फ्रैंक भी पैदा हुई सेम जगह पर, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में. और वो वहाँ पर रही जब तक वो कितने साल की थी बच्चों? 4 साल की थी. क्यों? क्योंकि 1933 में पहले क्या हुआ? ओटो फ्रैंक, फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर सिक्योरिटी, फॉर बेटर एनवायरनमेंट. क्योंकि इस समय तक जूइश पीपल के लिए जो हेट्रेड था वो बहुत बॉयल अप हो चुका था. तो टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, टू फाइंड बेटर प्लेस, हमारे जो वो थे ओटो फ्रैंक थे, वो किधर? फ्रैंकफर्ट से किधर मूव कर गए बेटा? होलैंड, जो कि नीदरलैंड्स का एक रीजन को कहा जाता है. होलैंड बेसिकली कोई कंट्री नहीं है, बट एक नीदरलैंड में एक रीजन को, पर्टिकुलर रीजन को, जैसे जयपुर के रीजन को हम क्या कहते हैं? डूनानी रीजन कहते हैं, राइट. अगर तुम जोधपुर साइड जाओगे तो दैट इज मारवाड़ रीजन. लेकिन अगर तुम उदयपुर साइड आओगे तो दैट इज मेवाड़ रीजन. अजमेर साइड इज मेरवाड़ रीजन, राइट. तो ऐसे रीजन, वैसे ही नीदरलैंड्स का एक रीजन है होलैंड. तो वो उस तरफ वो मूव कर गए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर सेफ्टी 1933 में. तो जब एन फ्रैंक 1929 में पैदा हुई तो 4 साल तक वो बेटा कहाँ रही? वो रही फ्रैंकफर्ट जर्मनी में. ठीक है. इमिग्रेट होता है जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरी जगह जाता है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर सोर्स ऑफ इनकम. दैट पर्सन इज नोन एज एमिग्रेंट्स कहते हैं उनको. और इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इमिग्रेशन. ओके. नाउ सो उन्होंने कहा कि मार्गरेट थी, उनसे 3 साल बड़ी थी क्योंकि 1926 में वो पैदा हुई. और एन फ्रैंक कब पैदा हुई? 12 जून 1929. ये डेट्स याद रखना. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. ओके. सो फादर और मदर दोनों सितंबर में जा चुके थे, बच्चों को पीछे अकेला छोड़ दिया था. एंड बच्चे क्योंकि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में सेफ नहीं थे तो उन्हें कहाँ भेजा गया? While Margaret and I were sent to Aachen. Now इसके दो प्रोनाउंसिएशन है. अगर जर्मन के प्रोनाउंसिएशन से जाओगे तो इट इज आहन, आहन. But if you want to have an English pronunciation of this particular place which is there in Germany, so it is Aachen. What is it? Aachen. Okay, so I would go with the German one because ये German word है, German city है. तो उन मार्गरेट फ्रैंक और एन फ्रैंक को किधर भेज दिया? पेरेंट्स दोनों चले गए होलैंड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. और दोनों बच्चों को फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किधर भेज दिया गया? ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया. एक जर्मनी में एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है आहन. एंड वहाँ पर ये दोनों सिस्टर्स अपने फादर और मदर के बिना रहने लगी. बट ये किसके साथ रह रही थी? अपनी ग्रैंड मदर के साथ.
Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो 1933 के कुछ मंथ्स में जो ये फैमिली सेपरेट हो गई थी, अब वो रीयूनाइट होना शुरू हो गई थी. पहले फादर गए, फिर मदर गए. इनफैक्ट दोनों ऑलमोस्ट साथ में गए. बच्चों को पीछे छोड़ दिया ग्रैंड मदर के पास. एंड दिसंबर 1933 में ही, सिमिलर ईयर के 1933 में, मार्गरेट को कहा कि अब हम थोड़ा सेटल हो चुके हैं. ग्रैंड मदर को कहा कि आप एक काम कीजिए, मार्गरेट को हमारे पास भेज दीजिए. तो दिसंबर 1933 में मार्गरेट भी अपने पेरेंट्स के पास नीदरलैंड्स चली गई थी, होलैंड चली गई थी. अब यहाँ पर क्या सेटअप हुआ कि मार्गरेट, एडिथ एंड ओटो, वो तो तीनों साथ में हो गए, लेकिन एन फ्रैंक अभी किसके साथ रह रही थी बेटा? शी वाज स्टिल स्टेइंग विद हर ग्रैंड मदर. और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ, और इन्हीं शायद कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स की वजह से उसने जिस तरीके का बॉन्ड अपनी ग्रैंड मदर के साथ डेवलप किया वो किसी का भी नहीं था. शी लव्ड हर ग्रैंड मदर इमेंसली. वो बहुत पसंद करती थी अपनी दादी को. लेकिन फाइनली फरवरी 1934 में, यानी कि 3 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद, जब मार्गरेट का बर्थडे था, तो मार्गरेट के बर्थडे पे एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह एन को बुलाया गया. मार्गरेट को नहीं पता था कि एन को भी फाइनली होलैंड बुलाया जा रहा है. फाइनली अब ये फैमिली रीयूनाइट हो जाएगी, सब लोग साथ में रहेंगे. मार्गरेट के लिए सरप्राइज था. बर्थडे टेबल पे एक नीचे छोटी सी स्पेस थी, उस पर कपड़ा डाला गया और उसके अंदर नीचे किसको प्लंग डाउन किया? एन फ्रैंक को. और जैसे ही मार्गरेट ने केक कट किया तो एन फ्रैंक वहां से बाहर निकली और उसने उसे सरप्राइज किया. और ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है दैट एन शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद हर सिस्टर. एन कहीं ना कहीं अपने अपनी सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के साथ भी एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर करती थी. बिकॉज व्हेन मार्गरेट लुक्ड एट एन एंड व्हेन शी वाज प्रेजेंटेड एज अ बर्थडे गिफ्ट, मार्गरेट टर्न्ड हैप्पी. शी वाज ऑन दी क्लाउड 9. वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी अपनी बहन को अपने पास देखते हुए. तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि एन का जो बॉन्ड था अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी बहन के साथ, बहुत स्पेशल था, बहुत डिफरेंट था. ओके. और मतलब एक ऐसा बॉन्ड, शी डिडंट फील बैड. वो कुछ गलत नहीं सोचती थी, वो सबसे बहुत अच्छे से रहती थी. एक जेस्टफुल बच्ची थी, प्लेफुल बच्ची थी, बहुत ही लाइवली थी, एनर्जेटिक थी, और सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके रखती थी. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. ओके. तो अब वहाँ पर जैसे वो होलैंड में आई, वो 4 साल की, मतलब 1934 में आई, तो ऑलमोस्ट 4-4.5 साल की थी हमारी एन फ्रैंक. उसको स्कूल में एडमिट किया, एक मॉन्टेसरी स्कूल में गई, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप वो पढ़ी, 2 साल पढ़ी. और जब उसके बाद उसे फर्स्ट क्लास में आना था तो उसने एक नया एडमिशन लिया. उस स्कूल में वो फर्स्ट से लेके 6 क्लास तक पढ़ती रही. शी गॉट एडमिटेड इनटू फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास. एंड वहाँ पर वो कब तक रही? इन द 6th फॉर्म. ठीक है. माई मिसेस, अब उसको 6th फॉर्म में जब वो आने वाली थी, उसको स्कूल छोड़ना था, उसे स्कूल चेंज करना था, क्योंकि वो वहीं तक था, वो एलिमेंट्री स्कूल था, अब उसे हाई स्कूल जाना था. तो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, मिसेस क्यूपरस एंड हमारी जो एन फ्रैंक थी, दे बोथ वर इन टीयर्स बिकॉज दे डिडंट वांट टू बिड फेयरवेल टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड थी कि वो दोनों एन के जाने पे बहुत दुखी थी. ना एन उनको छोड़ के जाना चाहती थी और ना ही मिसेस क्यूपरस चाहती थी कि एन उनको छोड़ के जाए. Such kind of bond, such bonds Anne used to create. These were the kinds of bond जो कि एन क्रिएट करती थी अपने लोगों के साथ, अपने पियर्स के साथ आस पास. सो दे बोथ वर इन टीयर्स दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, 6th क्लास के एंड पे, दे बोथ वर इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वो दोनों दुखी थी. बट लाइफ इज लाइफ एंड नीडेड टू मूव टू द 7th फॉर्म, टू द बिग स्कूल, टू द हाई स्कूल. इसलिए उसने उनको बाय किया एंड शी मूव्ड फॉरवर्ड. और ये कहीं ना कहीं हमें एक और बात बताती है, एक और चीज़ बताती है कि अदर देन द फैमिली, उसका बॉन्ड अपने टीचर्स के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. तो अब वो बोल रही है
कि लेकिन 1941 में जब एन शायद 12 साल की थी, तो तब ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ग्रैंडमदर अभी भी आहन में ही थी और ये सब लोग होलन में थे। एंड ये लोग सब आहन गए एंड उसी टाइम पीरियड के दौरान सब बहुत परेशान थे बिकॉज ग्रैंडमदर वाज रियली इल, शी वाज सीरियस एंड शी वाज ऑलमोस्ट ऑन हर डेथ बेड। तो सब परेशान थे एंड इसी वजह से जो उसका 12th ईयर बर्थडे था वो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं हुआ। मतलब बहुत कुछ छोटा मोटा केक काट लिया, इट वॉज नॉट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, कोई बहुत अमेजिंग से सेलिब्रेशन एन के बर्थडे पे 12th बर्थडे पे हुआ नहीं था। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. देखो ये जो लाइन है ना, no one knows how often I think of her and I still love her, I still miss her. This again tells us, these lines are telling us that what sort of a bond and created with her grandmother as well. So next year 1942 के next year 1940 के 1 के नेक्स्ट ईयर में 1942 में एन की ग्रैंडमदर, जब एन 13 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई, शी पास्ड अवे and all of them, they were very sad, they were depressed and Anne is telling that no one knows till now because I'm not expressive. मैं अपनी बातें बताती रही हूँ तो किसी को नहीं पता कि मैं कितना ग्रैंडमदर को मिस करती हूँ। जो मेरा बॉन्ड था, जो स्पेशल टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया, दोज वर द मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन फॉर मी। वो मुझे बहुत जॉयस मोमेंट्स थे, बहुत इंजॉयबल मोमेंट्स थे एंड नाउ आई कैन लिव देम। वाई? बिकॉज ग्रैंडमदर इज नो मोर देयर। अब ग्रैंडमदर जिंदा नहीं थी तो वो बहुत दुखी थी इस चीज़ को लेके और वो अपनी डायरी में लिख रही कि किसी को नहीं पता मैं उनको कितना याद करती हूँ, मैं कितना मिस उनको करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट फ्रेंड जिसके साथ मैं अपनी लो पॉइंट्स को भी शेयर कर सकूँ। दिस बर्थडे यानी कि 13th बर्थडे, ओके, this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandmother's candle was lit along it with the rest. So अब 13वां बर्थडे आ गया था एंड लुक दे न्यू, उनके आसपास जो सारी चीज़ें चल रही थी तो उन्हें पता था कि आज न या नहीं कल तो उन्हें मरना ही है। तो जो भी छोटी छोटी खुशियाँ वो ले सकते थे, जो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस वो अपनी लाइफ में कर सकते थे, दे यूज टू मेक इट टू द फुलेस्ट। वो करते थे, वो सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते थे बिकॉज दे डिडंट नो वेदर दे वुड बी एबल टू लिव द नेक्स्ट डे और नॉट। तो नेक्स्ट ईयर जब 1942 में एन का 13th बर्थडे आया तो उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और शायद उन्हें ये भी लगता था कि ग्रैंडमदर भी यही चाहती कि अगर वो जिंदा होती तो वो भी चाहती कि एन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, एन अपनी लाइफ को खुशी तरीके से, अच्छे तरीके से लिव करे, गुजारे। ओके, तो 13th बर्थडे पे जो पिछले साल 12th बर्थडे पे सेलिब्रेशन नहीं हुई थी उसके मेकअप के लिए, यानी उसको कवर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड 13 कैंडल के साथ एक और कैंडल जल रही थी और वो कैंडल किसके लिए जल रही थी बच्चों? दैट कैंडल वॉज लिट फॉर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रैंडमदर को याद करते हुए एन फ्रैंक ने एक और कैंडल जलाई एंड शी शोड दैट हाउ मच शी रिमेंबर्ड हर ग्रैंडमदर ऑन दी सेलिब्रेशन, हाउ मच शी मिस्ड हर एज वेल। ओके, सो 13th बर्थडे पे फाइनली उसने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया और अपनी ग्रैंडमदर के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल भी लिट की। The four of us are still doing well, and that brings me to the present day of 20th June 1942. अब वो लिख रही है कि अभी तक हम सब अच्छे से हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, अभी हम पकड़े नहीं गए हैं, हम लोग सेफ हैं, साउंड है। और यही मुझे आज का दिन याद दिलाता है जब मैं ये डायरी लिख रही हूँ। 20th जून 1942 को ये सारी बातें लिख रही है और उसका बर्थडे कब आता है? 12th जून। और 1942 में ही उसको डायरी मिली थी, तो ऑलमोस्ट डायरी के मिलने के 8 दिन बाद, सब कुछ कॉन्टेम्पलेट करने के बाद फाइनली एन फ्रैंक ने अपने डायरी को लिखना शुरू किया एंड शी सेड दैट वी आर डूइंग प्रीटी फाइन एज ऑफ नाउ बट वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू सस्टेन। हमें नहीं पता और इसीलिए मैं आज के दिन को कह रही हूँ कि आज हम कुशल मंगल हैं।
एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और वो कह रही है सिंसेयर, मेरी सिंसेयर डेडिकेशन है टू माई डायरी, दैट आई एम गोइंग टू जॉट डाउन ईच एंड एवरी थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद मी, नो मैटर वॉट कम्स माई वे, वॉट एवर आई विल फील, बिकॉज I have decided, be writing in a diary is a strange experience, be anything whatsoever my heart and mind feels, I am going to write the diary and we are doing pretty fine. And next page में वो बोलेगी, हम लोग जो next video में देखेंगे, next part में पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने classroom का experience share हमारे साथ करेगी. तो इस वीडियो में हमने देखा कि एन ने मोस्ट प्रोबेबली अपने पियर्स के बारे में बात की, अपने फादर, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस जो कि उसकी हेड मिस्ट्रेस भी थी. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. अब हम जल्दी से देखते हैं हमने क्या लर्निंग की, क्या लर्निंग आउटकम है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का. डिराइव हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन हार्डशिप्स. देखो, एन फ्रैंक बहुत परेशान थी. शी वॉज लोनली, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ दी दुनिया का मोस्ट ब्रूटल, कोई अगर मास किलिंग हुई है तो वो हॉलोकॉस्ट कहलाता है. जूइश के अगेंस्ट जो परसिक्यूशन हुआ था, जो ये जर्मन का ऑक्यूपेशन था, नाजीज का ऑक्यूपेशन था ओवर जर्मन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट मास किलिंग one could ever experience, and she was going through. She could see her people dying. But was she feeling extremely low of that? Or was she finding happiness in the few things that she can? तो यही हमें सिखाता है चैप्टर, ये पर्टिकुलर पार्ट, कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हमें उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए, उसमें सेटिस्फैक्शन, उसमें हमें कंटेंटमेंट ढूंढना चाहिए. कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सेटिस्फैक्शन ढूंढना चाहिए. चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर हम खुश होते हैं, अगर हम हंसते हैं, अगर हम हैप्पी होते हैं, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हाफ हो जाती है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? और इस चीज़ को आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश करना, यू विल फाइंड द चेंजेस. चलो जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं. Where did the narrator live until the age of 4? नैरेटर कौन है यहाँ पर? एन फ्रैंक. वही अपनी कहानी लिख भी रही हैं और वही अपनी कहानी सुना भी रही है. तो नैरेटर, ऑथर, राइटर कौन है यहाँ पर? एनलीज मैरी फ्रैंक, एन फ्रैंक. ओके. तो जब वो 4 साल की थी तब तक वो कहाँ पर रह रही थी? Was she living in Holland, Frankfurt, Aachen और Berlin? And it's a very simple question. मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, सेकेंड थर्ड स्लाइड पे ही आया था ये, that she was living in Frankfurt. and your month February year 1934 में, फेब्रवरी में वो कहाँ गई? वो आहन से कहाँ चली गई थी बच्चों? होलैंड चली गई थी अपने पेरेंट्स के पास. and she was flung down the table as a birthday present for Margaret. Remember that. And again, the easiest question, when was the narrator born? Was she born in 1926, 1929, 1933 और 1941? वो किस ईयर में पैदा हुई थी? एंड ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद 5 सेकेंड्स की भी आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से वीडियो को सुना है. तो ईयर क्या है बच्चों? 1929. एंड 1942 में जब वो 13th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपना, तब उनको क्या मिली थी? डायरी मिली थी एज प्रेजेंट. तो ये आपको डेट्स, कुछ डेट्स इस चैप्टर के अंदर याद होनी चाहिए. एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. फॉर योर grade 10 preparations, please stick to Mission Gyan, and for your grade 10 English preparations, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.